चलिए आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे हिंदी विषय पर, जिसमें 9, 10, 11, 12 और सबके लिए है। और धीरे धीरे बोर्ड परीक्षाएं भी नज़दीक आ रही हैं, तो बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए हिंदी विषय में, संस्कृत विषय में काम किया जाएगा और बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा मैटर मिलेगा। यहाँ से केवल सुनने समझने की बात है। उसके बाद हम लोग हिंदी और संस्कृत की बात करेंगे केवल, और बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए। तो और इसमें हम बताएंगे, समय नहीं मिलता है इसलिए वीडियो नहीं बन पाती है। बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है, कैसे नंबर को प्राप्त करना है, अधिक से अधिक नंबर मिल जाए, किस प्रकार से मिलेगा, तो उसके लिए भी हम ट्रिक बताएंगे। और सबसे पहले हम लोग आज किस टॉपिक पर बात करेंगे, तो हिंदी साहित्य का इतिहास। 1, 2, 3 प्रश्न एकदम फिक्स है कि आ ही जाता है। उसके बाद हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटते हैं। पहला है आदिकाल। आदिकाल की समय सीमा क्या है? एक संवत 1050 से 1375 विक्रमी। उसके बाद आदिकाल में हम लोगों को कोई कवि लेखक नहीं पढ़ना है और इससे पूछा भी नहीं जाएगा। आदिकाल से निश्चिंत रहना। आदिकाल की केवल समय सीमा क्या है कि एक संवत 1050 से 1375 विक्रमी। दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 विक्रमी संवत में। भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 विक्रमी। तीसरा काल है रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से 1900 विक्रमी। और चौथा काल है आधुनिक काल, जो 1900 से अब तक चल रहा है, आधुनिक काल। उसके बाद हम लोग एक एक करके उसमें कौन कौन से कवि आते हैं, लेखक आते हैं, इसकी बात करेंगे। तो आदिकाल में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा है भक्ति काल। आदिकाल में केवल आप विद्यापति, अमीर खुसरो को याद रख सकते हैं कि विद्यापति किस काल के कवि हैं, तो आदिकाल के, और अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं, तो आदिकाल के। उसके बाद दूसरा है भक्तिकाल। भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया। एक है निर्गुण भक्ति धारा, एक है सगुण भक्ति धारा। तो जो निर्गुण उपासना किए, जिन भक्तों ने, जिन कवियों ने निर्गुण उपासना किया, उन्हें निर्गुण भक्ति धारा, और जिन कवियों ने सगुणोपासक ईश्वर को अपनाया, उन्हें सगुण भक्ति धारा कहा गया, के अंतर्गत रखा गया। निर्गुण भक्ति धारा, इसमें जो भक्त कवि हुए वे निराकार भक्ति किए, वो किसी एक पर आश्रित ना होकर, वो कहते हैं, जैसे कबीर दास कहते हैं कि घट घट में राम बसे हैं, कण कण में राम बसे हैं, केवल उनको पहचानने की बात है। तो ये निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आए। और सगुण भक्ति धारा में, अब जैसे निर्गुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में बांटा गया और सगुण को भी 2 भागों में बांटा गया, तो निर्गुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है कि ज्ञानाश्रयी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्य। इसी को 3 नाम दिया गया: ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, संत काव्य। दूसरा निर्गुण भक्ति धारा का दूसरा भाग क्या है? ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, सूफी काव्य। जैसे वहाँ संत काव्य कहा गया, वैसे यहाँ सूफी काव्य कहा गया। ये निर्गुण भक्ति धारा के भेद हैं 2। कौन कौन से? ज्ञान मार्गी शाखा या संत कवि, या प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य। अब ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्य में प्रमुख कवि कबीरदास। कबीरदास को आप कबीरदास के दोहे पढ़ते हैं तो किस काल के अंतर्गत आते हैं? तो भक्ति काल के अंतर्गत। और किस धारा के अंतर्गत? तो निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत। और उसमें भी किस में? ज्ञानाश्रयी शाखा में। उसके बाद संत रविदास को पढ़ते हैं। रविदास को याद रखना है कि यह संत काव्य में आते हैं। तो कबीरदास, रविदास या रैदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव और मलिक मोहम्मद और सुंदरदास। ये 3-4 नाम याद रखना है केवल। उसके बाद दूसरा जो है सूफी काव्य या ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्य। इसमें प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी को आपको पढ़ना है। मलिक मोहम्मद जायसी 12वीं क्लास में मलिक मोहम्मद जायसी के पद हैं, जो किस नाम से हैं? कड़वक के नाम से हैं। पहला पाठ कड़वक के नाम से, पद्य खंड में।
उसके बाद इसको पढ़ना है। तो जब हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ेंगे तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी केवल मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के हैं, तो भक्ति काल के हैं, किस धारा के हैं, निर्गुण भक्ति धारा के हैं, किस शाखा के हैं, तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य के प्रमुख कवि हैं। उसके बाद मंझन को इसी में आते हैं। मंझन आपके 9th क्लास में थे मंझन को, तो मंझन भी इसी में आते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कुतुबन, 3 कवि को याद रखना बस। उसके बाद दूसरा जो भक्ति काल का हम लोगों ने भेद किया, सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में सगुण भक्ति धारा को भी हम लोगों ने 2 भागों में बांटा। एक राम भक्ति काव्य, राम भक्ति शाखा, और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा या रामाश्रयी शाखा या कृष्णाश्रयी शाखा। तो राम भक्ति काव्य और राम काव्य और कृष्ण काव्य। राम काव्य के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास हुए। जो 12th क्लास में आपको तुलसीदास के पद पढ़ना है, तो कैसे कैसे उसमें राम हनुमान जी अपनी बात हनुमान जी जो भक्त हैं या तुलसीदास जो भक्त हैं, तुलसीदास अपने मतलब अपनी तुलना किससे करते हैं, हनुमान जी से करते हैं, और कहते हैं कैसे अपने बातों को सीता जी के माध्यम से राम जी के पास कहलवाते हैं, कहते हैं। ये आपके पद में दिया गया है। तो अभी हम लोग जब पाठ पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी केवल तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के। किस धारा के, सगुण भक्ति धारा के। किस शाखा के, राम काव्य के। किस काव्य के, राम काव्य के। तो राम काव्य के प्रमुख कवि कौन है, तुलसीदास और नाभादास इसमें इम्पोर्टेंट है। तो तुलसीदास, नाभादास याद रखिए। और इस काल के जो कवि हुए वो किसकी उपासना किए, किसकी भक्ति किए, तो राम की भक्ति किए। राम के अलावा किसी को ईश्वर नहीं माने। दूसरा काल है, दूसरा भाग है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हुए। सूरदास जो अपनी आँख के अंधे थे, लेकिन कवि प्रमुख कवि हुए कृष्ण भक्ति के सूरदास। और सूरदास के पद भी आपको 12th क्लास में पढ़ना है। सूरदास के पद कैसे कैसे सूरदास अपने आप को नंद के द्वार पर ले जाते हैं और कहते हैं कृष्ण जी से, कृष्ण जी का जूठा ही हमको मिल जाए तो हम इस धरती पर तर जाएं। तो ये हम लोग पद में पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो इसमें सूरदास प्रमुख कवि हुए, कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि सूरदास। उसके बाद इसमें नंददास को आपको याद रखना है। सूरदास के इसमें जब कृष्ण भक्ति शाखा चली तो इसमें अष्टछाप 8 कवियों का एक समूह बना, जिसे हम लोग अष्टछाप के नाम से जानते हैं। इसमें 8 कवि थे और अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, वल्लभाचार्य एक थे। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। और सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। और अष्टछाप के प्रमुख कवि कौन हुए, सूरदास। उसके बाद इन 8 कवियों में 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य उनके पुत्र विट्ठलनाथ के हुए। तो ये सब की चर्चा हम लोग जब सूरदास के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल के लिए केवल 2 कवियों को याद रखना है, सूरदास और नंददास। है 8 कवि, लेकिन 2 आप याद रखिए, बहुत। उसके बाद अगला भाग रीतिकाल, तीसरा हिंदी साहित्य का तीसरा भाग रीतिकाल, जो जिसका संवत समय क्या है, संवत 1700 से 1900 विक्रमी। उसके बाद रीतिकाल में क्या हुआ, हाँ एक चीज छूट रहा है कि इन काल जो समय हुआ इसमें कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, इसको भी बताते चलते हैं। तो जैसे आपका आदिकाल जो हुआ उसमें डिंगल पिंगल भाषाओं का प्रयोग हुआ। डिंगल पिंगल क्या है, डिंगल क्या है, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषाओं का योग है डिंगल। उसके बाद पिंगल भाषा है अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा का योग। तो आदिकाल की भाषा पूछी जाए तो केवल और केवल डिंगल पिंगल। दूसरा आदिकाल का पूछा जाए भक्ति काल का, ढेर इम्पॉर्टेंट है,
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भक्ति काल की भाषा क्या है। तो भक्ति काल की जो भाषा है, संत काव्य में जो भाषा प्रयोग की गई वह सधुकड़ी भाषा प्रयोग की गई। उसका कोई एक भाषा का प्रयोग नहीं हुआ। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा का भी प्रयोग मिलता है, तो उसको एक भाषा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ब्रज भाषा या अवधि कह सकते हैं। तो सधुकड़ी भाषा। उसके बाद प्रेम मार्गी जो शाखा हुई, सूफी काव्य हुआ, उसमें केवल और केवल रचनाएं लिखी गई अवधि भाषा में। उसके बाद जब सगुण भक्त तुलसीदास वाला आया, राम काव्य आया, तो उसमें अवधि और ब्रज दोनों का प्रयोग किया गया। जैसे तुलसीदास खुद अवधि और ब्रज दोनों में लिखते हैं। और सूरदास का जब कृष्ण काव्य चला, सूरदास आए, तो इसमें केवल और केवल ब्रज चला। तो भक्ति काल के मोटे तौर पर बात करें कि भक्ति काल का की जो भाषा है क्या है, तो भक्ति काल की भाषा अवधि प्लस ब्रज रही है। अवधि के साथ साथ ब्रज, यानी दोनों एकदम तीव्र स्थान पर थे। उसके बाद भक्ति काल के अंत में हम लोग संप्रदाय निरपेक्ष में पढ़ते हैं। संप्रदाय निरपेक्ष में दो कवियों को पढ़ते हैं, एक आपके रसखान है और एक मीराबाई है। रसखान और मीराबाई को हम लोग संप्रदाय निरपेक्ष में पढ़ते हैं। तो पूछा जाए कि मीराबाई किस काल में, तो संप्रदाय निरपेक्ष में आती हैं, और रसखान भी। उसके बाद उसके बाद हम लोग तीसरे कालखंड पर चलते हैं, रीतिकाल। रीतिकाल क्या है आपका? रीतिकाल का संवत 1700 से 1900 विक्रमी। उसके बाद इसकी जो भाषा है वो क्या है? भाषा क्या है? तो रीतिकाल, पूरा रीतिकाल ब्रज भाषा में लिखा गया। अब रीतिकाल ब्रज भाषा में लिखा गया, पूरा रीतिकाल की भाषा पूछा जाए तो ब्रज भाषा। अब जो है रीतिकाल को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। रीतिकाल को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें रीतिकाल पहला भाग क्या है? रीतिबद्ध कवि, और दूसरा रीति सिद्ध, तीसरा रीति मुक्त। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध क्या है? जिसमें कवियों ने, कवियों ने रीति के बंधनों से बंध कर कविता की। रीति सिद्ध, रीति के बंधनों से सिद्ध होकर कविता की। और रीति मुक्त, रीतियों को से मुक्त कविता की। यानी इसमें जो कवि हुए वो किसी राजा महाराजा की प्रशंसा ना करके, किसी राजा महाराजा का गुणगान ना करके प्रेम के मार्ग पर चले और प्रेम को सरोपर बताते हैं, जैसे सूफी काव्य में। तो उसके बाद हम लोग रीतिबद्ध कवियों की बात करते हैं। तो रीतिबद्ध में कौन कौन से कवि आते हैं? तो केशवदास आते हैं, केशवदास और भूषण, चिंतामणि, रत्नाकर त्रिपाठी, चिंतामणि आते हैं, भूषण आते हैं, और मतिराम आते हैं। ये केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण, मतिराम। तो भूषण का कवित्व आपको पढ़ना है 12th क्लास में। भूषण का कवित्व 12th क्लास में पूछा जाता है कि उनकी वीरता का बखान कैसे कैसे किया जाता है। और पूरे रीतिकाल में भूषण एक ऐसे कवि हुए जो वीर रस की कविता किए, वीर प्रधान कविता किए, वीर रस की कविता किए। तो इसकी चर्चा हम लोग पाठ में जब पढ़ेंगे तो करेंगे। अभी तक केवल भूषण किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल के। रीतिकाल में किस धारा के? तो रीतिबद्ध धारा के। उसके बाद रीति सिद्ध में केवल और केवल एक कवि आते हैं, बिहारी। जो बिहारी के दोहे आप लोग पढ़े हैं, तो वो बिहारी आते हैं रीति सिद्ध कवि। पूछा जाए बिहारी किस काल के कवि? तो रीति सिद्ध, रीतिकाल में रीति सिद्ध धारा के। रीति मुक्त तीसरा रीतिकाल। रीति मुक्त में 4-5 कवि, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। उसके बाद इसमें घनानंद को आपको 10th क्लास में पढ़ना है। घनानंद कैसे कहते हैं कि परजन्य जथारथ है बरसों, कि दूसरों के लिए वर्षा करता है जैसे बादल, वैसे तुम भी हे मानव, दूसरों के लिए घूमो फिरो। तो ये घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर 4 कवि।
ये हुआ रीतकाल। तो रीतकाल की भाषा ब्रज भाषा। अब हम लोग आधुनिक काल में आते हैं। आधुनिक काल शुरू होता है 1900 से, संवत 1900 से, और अभी तक जितनी भी रचनाएं की जा रही सब आधुनिक काल के अंतर्गत आएंगे। तो आधुनिक काल को भी हम लोग 6 भागों में बांटते हैं। और 6 भाग कौन कौन से हैं? तो 6 भाग कौन कौन से हैं ध्यान से देखेंगे। पहला है भारतेंदु युग। क्या है भारतेंदु युग? भारतेंदु युग कब से चला? 1885 से 1900 ईस्वी। उसके बाद द्विवेदी युग 1900 से 1918। उसके बाद छायावाद 1918 से 1936। उसके बाद प्रगतिवाद 1936 से 1943। उसके बाद प्रयोगवाद 1943 से 1936 से 1942 43। हाँ 1954। ठीक। हाँ 1900 प्रयोगवाद 1943 से 1954 और 1954 के बाद नई कविता। ठीक। उसके बाद तो भारतेंदु युग में, भारतेंदु युग नाम किसके नाम पर पड़ा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। इसमें किन किन कवियों को पढ़ना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाल कृष्ण भट्ट। ठीक। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाल कृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह और लाला श्री निवास दास। इसमें तो बालकृष्ण भट्ट का आपको बातचीत पढ़ना है 12th क्लास में, बालकृष्ण भट्ट का। और प्रेमघन को पढ़ना है 10th क्लास में। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है भारत दुर्दशा। और तो ये हो गया भारतेंदु युग। उसके बाद द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आ रही रवि की सवारी 9th में आप लोग पढ़े होंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। उसके बाद अगला है छायावाद। छायावाद में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो आपको प्रसाद जयशंकर प्रसाद का पढ़ना है तुमुल कोलाहल कलह में 12th क्लास में। तुमुल कोलाहल जयशंकर प्रसाद बहुत ही चर्चित, बहुत ही इनसे प्रश्न एकदम फिक्स है आना। जयशंकर प्रसाद को ध्यान देंगे तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं, इनको पढ़ना है। तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का आपको मैं नीर भरी दुख की बदली 9th में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिठ आज चली। उसके बाद हम लोग अगला तो इसी में दो एक और आता है उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद में रामधारी सिंह दिनकर आते हैं। इसमें 2 भाग किया जाता है, एक प्रणय मूलक काव्यधारा, एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। तो प्रणय मूलक में जो हरिवंश राय बच्चन आते हैं और राष्ट्रीय सांस्कृतिक में रामधारी सिंह दिनकर आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के पढ़ना है, आपके क्लास में लगा है रामधारी सिंह दिनकर का निबंध अर्धनारीश्वर। पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर किस काल में आते हैं, तो उत्तर छायावाद में किस में आते हैं? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में रामधारी सिंह दिनकर का अर्धनारीश्वर पढ़ना है, तो इस बुक पढ़ा जाएगा। उसके बाद प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में आपको नागार्जुन आते हैं, नागार्जुन आते हैं, त्रिलोचन आते हैं, त्रिलोचन की भी कविता पढ़नी है आपको। उसके बाद हाँ नागार्जुन, त्रिलोचन और शिवमंगल सिंह सुमन आते हैं, ये 2-3 कवि हैं। उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल आते हैं, और केदारनाथ अग्रवाल की कविता भी पढ़ना है, इसमें 10th क्लास में है शायद, केदारनाथ अग्रवाल को पढ़ना है। उसके बाद
ये हो गया प्रगतिवाद। नागार्जुन, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन और केदारनाथ अग्रवाल। उसके बाद प्रगतिवाद। प्रगतिवाद में आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के 10th क्लास में पूछा गया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का पूरा नाम पूछा गया। अज्ञेय प्रमुख कवि हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं अज्ञेय। और सप्तक, इसमें 4 सप्तक आपको पढ़ना है। तार सप्तक, प्रथम, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। ये कब प्रकाशन वर्ष हुआ, इसमें कौन कौन से कवि हैं। प्रत्येक सप्तक में 8 कवि हैं, 8 तरीके 24 कवि हैं और इसमें सबको पढ़ना है। मुक्तिबोध इसी में है, तो अज्ञेय है, मुक्तिबोध है, उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह है और रघुवीर सहाय भी इसी में है और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है और नामवर सिंह इसी में है। ऐसे ऐसे हैं और उसके बाद प्रयोगवाद। उसके बाद नई कविता। नई कविता में आपको मलयज मिल जाएंगे। मलयज हैं, मोहन राकेश हैं और उदय प्रकाश भी हैं। नई कविता में विनोद कुमार शुक्ल हैं, अशोक वाजपेयी हैं, ज्ञानेंद्र पति हैं। सब नई कविता के कवि हैं। तो यही सब पूछा जाएगा और आप लोगों को ये हो गया लगभग। तो आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन को अच्छी तरह से, हमको लग रहा है कि सबके समझ में आ गया होगा और सभी लोग इसके बारे में जान और समझ गए होंगे। और कम से कम 2 प्रश्न, एक प्रश्न भाषा से या किसी कवि या लेखक से पूछ दिया जाता है। और जब हम लोग पाठ की चर्चा करेंगे तो उसमें भी एक बार फिर से ये दोहराया जाएगा कि इस किस काल के कवि। इसीलिए हम इसको पहले बताए हैं कि कुछ समझे रहेंगे तो बाद में काम देगा। उसके बाद अब ठीक है, आज तब यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद और मेहनत से पढ़िए, थोड़ा सा नंबर अच्छा आवे ताकि अच्छा ठीक लगे। और ज़्यादा समय नहीं अब रह गया है कि अब समय है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इतना समय नहीं रह गया है। इंटर की परीक्षा के लिए मुश्किल से समझिए कि 20 दिन आपका, 4-5 दिन प्रैक्टिकल में ही चला जाएगा। उसके बाद समय नहीं है। तो एक प्रेरणादायक कविता रामधारी सिंह दिनकर की सुनाते हैं। सच्चे खिलाड़ी कभी हारते नहीं, वह छक्के पर छक्के मारते, बाजी पर बाजी मारते। खेल हंसने के लिए है, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही डलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन वह नर जग में जो टिक सके वीर नर के मग में। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो इसी के साथ रामधारी सिंह दिनकर की कविता के साथ हम अपनी वाणी को रोकते हैं। और मस्त रहिए, ठंडी तेज है, ठंड से बचते हुए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और तन मन धन से पढ़ाई करते रहिए। तन मतलब शरीर से, मन मतलब चित्त, मन से, हृदय से, और धन मतलब रुपया पैसा खर्च करके। रुपया पैसा खर्च करने से तात्पर्य कलम और कॉपी खरीदना, तो रुपया पैसा खर्च होना तय है। तो वही तन मन धन से एकदम लगे रहिए। अब ज़्यादा समय नहीं है। धन्यवाद।